दोस्तों नमस्कार। आइए आज भारत में अल नीनो और ला नीनो का जो प्रभाव पड़ता है उसके बारे में देख लेते हैं। यानी कि भारत के मानसून में अल नीनो और ला नीनो का क्या प्रभाव पड़ता है और इसके अनुसार भारत में जो है वो वर्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है और भारत में ये किस तरीके से होता है, तो इसके बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे इस पृथ्वी पर एक हमने 0 डिग्री की रेखा मान ली है, जिसे कि हम विषुवत रेखा कहते हैं, और इसके उत्तर में हमारी एक है कर्क रेखा और मकर रेखा। विषुवत रेखा भारत के उस दक्षिण से होकर गुजरती है, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत में 8 डिग्री जो चैनल है, यानी कि 8 डिग्री तक हमारे भारत की जो है वो दक्षिणी भूमि है। वहीं हमारी कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री ये होती है, और ये हमारे भारत के बीचों बीच से होकर निकलती है। वहीं ऑस्ट्रेलिया से मकर रेखा होकर निकलती है, और वहीं पर हमारा ये जो है वो दक्षिणी अमेरिका का भाग है और ये उत्तरी अमेरिका है। तो यहाँ दक्षिणी अमेरिका के पास ये पेरू का तट है। पेरू का तट है, तो इस पेरू के तट पर हम देखते हैं कि अब हमारा ये विश्व है, और इस पर हमारा ये प्रशांत महासागर है, और इस प्रशांत महासागर में जल की धाराएं चलती हैं। तो इन जल की धाराओं से ही हमारी जो अल नीनो और ला नीनो धाराएं उत्पन्न होती हैं। तो दोस्तों, अल नीनो धारा कई 2-3 साल में या 5 साल में एक बार उत्पन्न होती है। ये वह धारा है जब विषुवत रेखीय धारा जो होती है वो प्रति विषुवतीय धारा चलती है, और ये धारा जो है वो गर्म धारा के रूप धारण कर लेती है। इसलिए ये जब धारा गर्म हो जाती है तो यहाँ पर जो है वो प्रेशर ग्रेडियंट कम हो जाता है, इसलिए भारत में जो है वो तापमान कम पहुँच पाता है। तो इसके बारे में हम कुछ देख लेते हैं और कुछ चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि हमारे दक्षिण में जो अंटार्कटिक है उसके पास में एक हमारी धारा चल रही है, जिसे अंटार्कटिक ड्रिफ्ट के नाम से जानते हैं, और ये जो है वो बहती ही रहती है, और ये ठंडी धारा है, और ये ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण से होकर चलती है। और जब ये धारा यहाँ पेरू के तट से टकराती है तो ये पेरू के तट से टकराकर ऊपर के लिए मुड़ जाती है। वहीं दोस्तों, यहाँ पर हमारी विषुवत रेखीय धारा जो है वो यहाँ चलती है, और ये विषुवत रेखीय धारा यहाँ पर आकर के ऊपर के लिए मुड़ जाती है, और ऊपर के लिए मुड़कर ये धारा जो है वो इधर के लिए चली जाती है, और इस तरीके से ये धारा फिर से घूमकर और आती है, और ये विषुवत रेखीय धारा जो है उसमें मिल जाती है। तो दोस्तों, इस तरह से हमारे विश्व में जो है वो धाराएं चलती हैं, जिसे हम धाराओं में पढ़ चुके हैं। तो इसी क्रम में जो है वो हमारे एक धारा यहाँ पर चलती है, जो ये पेरू के तट से धारा टकराकर और फिर ये धारा इधर के लिए चलती है। तो ये जब धारा इधर आती है और एक धारा ये इधर से आती हुई है, तो इसके बीच से यहाँ पर एक सुलावेसी द्वीप है, यानी जिसे हम अगर लिस्ट एटलस में देखो तो ये सुलावेसी द्वीप जो है वो ये 3 तरीके से फैला हुआ है। तो यहाँ पर जब आकर जल रुक जाता है तो वो जल जब रुक कर और यहाँ पर जब जल इकट्ठा होता है और ज़्यादा हो जाता है तो वो कुछ नीचे बैठता है, और नीचे बैठकर इधर से जो है वो जल ठंडा होकर ऊपर निकलता है। लेकिन वहीं यह ज़्यादा होता है तो ये बीच से भी ये धारा बहने लगती है, जिसे कि प्रतिविषुवतीय धारा के नाम से जानते हैं। और ये प्रतिविषुवतीय धारा
जब बहती है तो ये गर्म जल इधर से फिर इस धारा में मिलकर जब बहने लगता है तो गर्म जल की मात्रा अधिक हो जाती है और ठंडे जल की मात्रा कम हो जाती है। इसलिए यहाँ पर जो है वो अल नीनो का जो है वो फेनोमेना उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि सूरज जब हमारा यहाँ पर सितंबर में और मार्च में यहाँ पर चमकता है, तो यहाँ जब सितंबर में सूर्य चमकता है तो वो दक्षिण की तरफ बढ़ता है, तो दिसंबर में यहाँ पर सूर्य चमकता है, तो दिसंबर में जब सूर्य यहाँ चमकता है तो ये क्षेत्र का पानी जो है वो गर्म हो जाता है। और जब ये पानी गर्म होता है तो यही गर्म पानी जब इधर के लिए बहना शुरू हो जाता है और ये ठंडा पानी इसमें कुछ मिल जाता है तो ये गर्म पानी ज़्यादा बहता है, और जब ये गर्म पानी की मात्रा अधिक होती है तो इसका असर यहाँ तक पड़ता है। वहीं इन द्वीपों के बीच से ये पानी निकल कर जो है वो भारत में हिंद महासागर में भी प्रवेश कर जाता है, और जब हिंद महासागर में ये पानी प्रवेश करता है तो हिंद महासागर का भी तापमान बढ़ा देता है। जब यहाँ पर तापमान बढ़ जाता है तो यहाँ से हवाएं जो हैं वो भारत की तरफ चलना कम हो जाती हैं, यानी इन हवाओं की जो गति है वो हल्की पड़ जाती है, यानी कि प्रेशर ग्रेडियंट अब बहुत ही कम हो जाता है। और जैसे ही प्रेशर ग्रेडियंट कम होगा तो हवाओं की चाल जो है वो धीमी पड़ जाएगी, और जब चाल धीमी पड़ती है तो मानसून जो है उसमें कमी हो जाती है। वहीं जब ये अल नीनो जो है वो ला नीनो की स्थिति होती है तो इस साइड में जो है वो ठंडा जो इधर से ये धारा आती है ठंडी धारा, तो इस ठंडी धारा का जल जब हिंद महासागर में आ जाता है तो यहाँ पर जो है वो तापमान कुछ गिर जाता है। जैसे ही तापमान गिरता है तो यहाँ उच्च वायुदाब बन जाता है, और उस उच्च वायुदाब से और इधर भारत में इस क्षेत्र में जो है वो निम्न वायुदाब होता है, तो इस उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवाएं बहुत ही तेज़ी से चलती हैं। और यहाँ पर ये देखने वाली बात ये है कि इस क्षेत्र से जब हवाएं इस निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं तो एक ये नियम है कि जैसे ही हवाएं उत्तरी गोलार्ध में बढ़ेंगी तो वो अपने बाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं जो हैं वो अपने दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं जो हैं वो अपने बाईं ओर मुड़ेंगी। वहीं ये हवाएं जब उत्तरी गोलार्ध में आती हैं तो अपने दाहिने ओर मुड़ जाती हैं, यानी कि इस तरीके से हवाएं चलेंगी। इधर से हवाएं आएंगी तो इधर के लिए मुड़ जाती हैं। लेकिन ये भारत में यहाँ पर जो है वो निम्न वायुदाब का केंद्र होता है, तो इसलिए जो हवाएं हैं वो इधर के लिए ना चलकर और यहाँ से जो है वो इस तरफ मुड़ती हुई और यहाँ हिमालय से और इससे टकराकर फिर हवाएं जो हैं वो इस तरफ को इस तरह से चलती हैं, और इस तरह चलकर यहाँ पर जेट बनती हैं, और जेट वो फिर इस तरीके से चलती हैं। ये पूर्वी जेट चलती हैं और ये जेट इधर आकर उतरती हैं और फिर ये एक सेल के रूप में जो है वो धारण कर लेती हैं, और इसी सेल को हेडली सेल के नाम से जाना जाता है। वहीं जब यहाँ पर एक दूसरी सेल बनती है तो इसे बाकर सेल के नाम से जानते हैं। तो जब ये बाकर सेल अधिक प्रभावशाली हो जाती है तो ये हेडली सेल जो है वो कम प्रभावशाली होती है। तो इसलिए यहाँ पर तापमान जो भारत की हवाएं हैं वो इधर तापमान की कमी के वजह से यहाँ पर जो है वो निम्न वायुदाब अधिक नहीं हो पाता है। तो इसलिए जब अल नीनो की घटना होती है तो ये मानसून जो है वो यहाँ तक उत्तर भारत तक नहीं आ पाता, बल्कि यहीं से हवाएं ये फिर लौटना शुरू हो जाती हैं, यानी कि इधर से ही हवाएं जेट बन जाती हैं और हवाएं ऊपर उठने लगती हैं। तो उत्तरी भारत में जो है वो सूखा पड़ जाता है। लेकिन यदि अल नीनो भी आए और इस क्षेत्र में यहाँ पर पामीर का पठार है और राजस्थान ये अगर बहुत अधिक तप जाता है तो यहाँ पर ये प्रेशर जो है वो पूरी तरीके से प्रेशर में अंतर अधिक होता है, तो हवाएं बहुत ही तेज़ चलती हैं। और अल नीनो आने के बावजूद भी कई बार जो है वो भारत में वर्षा जो है वो सामान्य ही रहती है। लेकिन
ज़्यादातर ये देखा जाता है कि एल नीनो आने पर भारत में वर्षा कम होने की संभावना अधिक रहती है। तो दोस्तों इस तरीके से एल नीनो का जो संबंध है वो इस पेरू के तट से चलने वाली जो ठंडी धारा है इसी का असर है। और वहीं ये प्रतिविषुवतीय धारा जब असर करती है तो ये पेरू के तट से आने वाली इस धारा में जो ठंडा जल होता है और ये गर्म जल मिल करके ये जो धारा है वो गर्म धारा बन जाती है। जब ये गर्म धारा होती है तो इन क्षेत्रों में भी बारिश कम करती है। तो इसलिए इस धारा को एल नीनो धारा के नाम से जानते हैं। और एल नीनो का मतलब ही होता है कि पुरुष चाइल्ड, बच्चा, पुरुष बच्चा के नाम से ही इसे जाना जाता है। तो इस तरह से हमारी ये एल नीनो धारा जो है वो काम करती है। और एल नीनो के असर से ही यानी कि यहाँ पेरू के तट से असर होता है और हमारे भारत की जलवायु पर इसका असर पड़ता है। तो दोस्तों ये जो है इसी को दक्षिणी दोलन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ से जो हवाएं उठती हैं वो यहाँ आकर हिंद महासागर में उतरती हैं और इसी सेल से जो है वो हेडली शेल भी बनता है। तो इस तरीके से यहाँ से उठने वाली हवाएं जो हैं वो प्रशांत महासागर में जो उच्च वायुदाब का केंद्र बनता है उस केंद्र पर आकर उतरती हैं। तो इससे भी हमारे भारत की जलवायु पर इसका असर पड़ता है। तो दोस्तों ये है हमारे भारत पर एल नीनो और ला नीनो का फेनोमेना। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसी ही नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए जय हिंद।